चाहता हूँ कि आप पेशेंस के साथ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ या अपने आप जो थ्योरी में पढ़ते हैं उन आइडियाज़ को, उन बेसिक्स को समझते चलिए। क्वेश्चंस उन्हीं बेसिक्स पे आधारित होते हैं, ये धीमे धीमे आप जान चुके हैं। तो आज फिर शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। आप अच्छे से जानते हैं कि 4 टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं: ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन। इसी बेसिक को लेके आज का पहला क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट ऑन बोथ हेड्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। बी ऑप्शन है हेड्रॉन्स ओनली, सी ऑप्शन है ऑल चार्ज पार्टिकल्स, डी है ऑल पार्टिकल्स, डी है ऑल ऑफ द एरो। तो धीमे धीमे आप समझ चुके हैं कि जो वीक इंटरेक्शन है वो न्यूक्लियर फोर्सेस के साथ वहाँ मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर। यह प्रेडिक्ट ऑलरेडी किया जा चुका है और बहुत सारे घटनाक्रम वीक फोर्सेस के द्वारा समझाए जाते हैं। टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। इसका जो सही आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द एबव। कहने का मतलब हेड्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये अकेली बात सही नहीं है कि हेड्रॉन्स ओनली या 4 पार्टिकल्स पर ही लगता है। सारे पार्टिकल्स जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं उनमें लगता है। ये पहला इसका आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द एबव पार्टिकल्स, माने हेड्रॉन्स पे भी इलेक्ट्रॉन्स पे भी। ये गेट 2006 से हमने जो छांटे हैं क्वेश्चंस उन्हीं में से एक था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। आपको मेमोरी में स्टोर करके रखना है। हो सकता है क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस की संख्या है ये 60 आने वाली है, 10 की चॉइस मिलेगी। हम ज़्यादा 70-75 क्वेश्चंस ही आपके सामने रख पा रहे हैं, लेकिन ये भी काफ़ी हैं। मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो के अलावा एक वीडियो और बनाऊं, और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं एक लास्ट वीडियो इसके अलावा भी बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। द इंटरेक्शन पोटेंशियल बिटवीन 2 क्वार्क्स। ये क्वार्क से संबंधित क्वेश्चन है। सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर, क्वार्क हैं उनके बीच का एक सेपरेशन भी होगा तो वो डिस्टेंस आर है। तो इनके इंटरेक्शन के पोटेंशियल वाला ये इक्वेशन है। बाय ए डिस्टेंस आर इनसाइड ए न्यूक्लियन, माने न्यूक्लियन का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियन का मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्वार्क का है, और क्वार्क के बीच का सेपरेशन है वो आर है। कैन बी डिस्क्राइब बाई, पहला है ए ई टू द पावर माइनस बीटा, दूसरा है ए टू द पावर ए अपॉन आर प्लस बी आर, सी है माइनस ए अपॉन आर प्लस बी आर, और डी में सिर्फ ए बाई आर लिखा हुआ है, जहाँ पे ए बी और बीटा जो भी रास्ते में दिखाई दे रहे हैं वो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। इसमें आपको सीधा सीधा रटना है। हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने का हम लोग के पास मौका ही नहीं है। आप इसको रट लीजिए क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आ सकता है। इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज माइनस ए बाई आर प्लस बी आर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने समझ लिया है। ये क्वार्क न्यूक्लियन में के अंदर आर सेपरेशन पे रहते हैं, तो उनके बीच जो इंटरेक्शन पोटेंशियल है उससे संबंधित, यानी यू जो इंटरेक्शन पोटेंशियल है, यू या वी जो भी डिनोट करते हो, वो है माइनस ए बाई आर प्लस बी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
The experimentally measured spin g factors of proton and a neutron indicate that प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में है, और ये हम अभी बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकते हैं। जो एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू आती है स्पिन जी फैक्टर की, उससे पता चलता है, क्या पता चलता है, बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर एलिमेंट्री पॉइंट पार्टिकल्स। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। द एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड स्पिन जी फैक्टर्स ऑफ ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन इंडिकेट दैट बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर पॉइंट पार्टिकल्स। पहली बात कि पॉइंट के रूप में होते हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा है बोथ प्रोटॉन्स, हमने जगह कम थी तो प्रोटॉन्स को पी एपोस्ट्रोफी लिखा है। बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तीसरा है व्हाइल P इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल N इज नॉट। और डी ऑप्शन है while neutron is an elementary particle and P is not। इसका सही आंसर है both protons and neutrons are not elementary particles। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब उसका अपना इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया प्रोटॉन का भी न्यूट्रॉन का भी, इसीलिए तो हम जानते हैं एक्सपेरिमेंटली ये स्पिन जी फैक्टर से ये पता चला है कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ये इंडिकेशन मिला है, तभी तो ये क्वार्क मॉडल आगे प्रपोज किया गया। तो ये आप जान लीजिए कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं रह गए हैं और उनका अपना इंटरनल स्ट्रक्चर रहता है और क्वार्क से मिलके बनता है। और आप ये भी जानते हैं कौन कौन से क्वार्क से बना होता है। तो सही इसका आंसर है, कोई भी बात लिखी हुई इससे लेना देना नहीं है। ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नॉट नाउ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी जाना, एक बेसिक सीखा आपने, जो कि पढ़ने में, डिस्कस करने में, जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे वहाँ नहीं आ पाया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है न्यूक्लियर रिएक्शन से संबंधित पार्टिकल फिजिक्स का। विच वन ऑफ द न्यूक्लियर प्रोसेसेस इज फॉरवर्डिंग, इसमें कौन सी गलत है, सब सही है। एंटी न्यूट्रिनो प्लस प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, पहली इक्वेशन है। दूसरी है पाई माइनस ई माइनस माने इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो प्लस न्यूट्रल पाई मीसॉन। तीसरी है पाई माइनस ई प्लस पी प्लस माने प्रोटॉन और पाई माइनस न्यूट्रॉन क्या कर रहे हैं, न्यूट्रॉन प्लस के हाइपरॉन प्लस के प्लस एंड के माइनस हाइपरॉन्स। आपने पढ़ा ही है कि जो के मीसॉन्स होते हैं वो हमेशा, जो कि के मीसॉन्स को हम स्ट्रेंज पार्टिकल्स भी कहते हैं, हमेशा पेयर में ही प्रोड्यूस होते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है इस इक्वेशन से। और जो लास्ट है म्यू माइनस इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ई माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो प्लस म्यू न्यूट्रिनो। इसका सही जो सॉल्यूशन है, जो फॉरबिडन है, वो है बी वाली, पाई माइनस इक्वल टू इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो प्लस पाई न्यूट्रल मीसॉन। ये कैसे पता करेंगे, चार्ज कंजर्वेशन तो आप करके देखेंगे तो सब में मिलेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर को कंजर्वेशन देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रॉन नंबर जोड़ के देख लीजिए, राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रॉन नंबर जोड़ के देख लीजिए सभी में, तो आप देखेंगे कि जो सी ऑप्शन है, सॉरी बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, उसमें इलेक्ट्रॉन नंबर का कंजर्वेशन नहीं फुलफिल हो रहा है, इसलिए ये इक्वेशन फॉरबिडन है, या ये न्यूक्लियर प्रोसेस फॉरबिडन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आप बड़ी समझदारी के साथ समझते चलिए, धैर्य के साथ, और ईश्वर आपकी मदद करेंगे। अच्छा ही अच्छा रिजल्ट आने की संभावना है। बस आप अपने काम को ईमानदारी के साथ, धैर्य के साथ करते चलिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन कैप्चर से संबंधित है।
बाई कैप्चरिंग एन इलेक्ट्रॉन, ये जो मैंगनीज है जो 29 एटॉमिक नंबर है, मास नंबर 54 है, ये ट्रांसफॉर्म होता है क्रोमियम, मास नंबर है 54, एटॉमिक नंबर 30 है, रिलीजिंग, माने मैंगनीज से क्रोमियम बनता है, बदले में क्या रिलीज होता है, एक न्यूट्रॉन होता है या एक एंटी न्यूट्रॉन होता है या अल्फा पार्टिकल होता है या पॉजिट्रॉन होता है, ये हमको देखते हुए चलना है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है न्यूट्रॉन, माने मैंगनीज से एक न्यूट्रॉन माइनस होगा और इसके बदले में न्यूट्रॉनों के माइनस होने से एक क्रोमियम 30 बन जाता है। इसमें भी आप कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर लगाएंगे तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। इससे ज़्यादा इस समय जानने की ज़रूरत मैं समझता हूँ आपको नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर इज कंजर्व्ड इन, स्ट्रेंजनेस को ये 2007 में गेट में आया है। द स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर इज कंजर्व्ड इन, कहाँ पे स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर कंजर्व होती है? पहला ऑप्शन दिया है स्ट्रॉन्ग, वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस, माने 3 जो इंटरेक्शंस हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, सभी में स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर कंजर्व होती है। ऐसा पढ़ने में क्या आपके सामने आया है? दूसरा, वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस में केवल होता है, ये बी में लिखा है। सी में लिखा है, आप बोर्ड देखिए, मैं इसमें देख रहा हूँ, सी में लिखा है वीक इंटरेक्शंस ओनली, और डी में है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, सॉरी कहाँ गया, ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक इंटरेक्शंस ओनली सी में लिखा है, और लास्ट में स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस ओनली। जब पढ़ते समय आपने पढ़ा था तो बात आई थी कि स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर इज कंजर्व्ड इन स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस ओनली। इस तरीके से आप इसको रिवाइज कर लीजिए कि जो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर का जो कंजर्वेशन है वो स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस में होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। ये 2007 का ही है आया हुआ। ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल travels a length of लेंथ कुछ भी लिखी हो 3 × 10⁻³ मीटर। ये बहुत छोटी लेंथ है, आप समझ रहे हो कि इन एयर इतना उसमें ट्रेवल कर लिया, उसके बाद वो डिके करेगा। बिफोर डिकेइंग, उसके बाद उसका अस्तित्व और नया पार्टिकल बनेगा। द डिके प्रोसेस ऑफ द पार्टिकल इज डोमिनेटेड बाई the decay process of the particle is dominated by strong interactions। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस समझते चलिए। दूसरे में लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, टाइम बचेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। सी में लिखा है वीक इंटरेक्शन, और डी में लिखा है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। आप अच्छे से जानते हो कि ये बहुत छोटी लेंथ है और लिखा है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। इसका मतलब लाइट की स्पीड के लगभग स्पीड से
ट्रैवल कर रहा है, और मात्र इतनी तो लाइफ टाइम बहुत कम होगा। जितना लाइफ टाइम कम है, इतनी स्पीड से डिके हो रहा, तो इसका जो लाइफ टाइम है निश्चित रूप से बहुत कम होगा। और बहुत कम लाइफ टाइम और ऐसी सिचुएशन में सिर्फ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में हो सकता है। तो इसमें ऐसी सिचुएशन में आपको स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ही सिलेक्ट करना होगा। तो लाइफ टाइम के अंदाज से आपको आंसर करना होगा इस टाइप के क्वेश्चंस अगर कोई मिलता है तो। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब इसमें आप जानते हो बेरियन क्या होता है। द स्ट्रेंज बेरियन, स्ट्रेंज माने बेरियन भी है और स्ट्रेंज पार्टिकल है। स्ट्रेंज बेरियन जिसका नाम है सिग्मा हाइपरॉन प्लस हैज द क्वार्क स्ट्रक्चर। सिर्फ क्वार्क स्ट्रक्चर आपको हमने कहा था कि सबके क्वार्क स्ट्रक्चर रख लीजिए। तो इसमें फिलहाल इस क्वेश्चन के माध्यम से सामने आ रहे हैं, और इसमें जो क्वार्क स्ट्रक्चर लिखे हैं पहले में है यू डी और एस। यू माने अप क्वार्क, डी माने डाउन, एस माने स्ट्रेंज। बी में लिखा है यू यू डी, आप जानते हो ये नहीं होता। सी में है यू यू एस और डी में है यू एस बार। इसका सही आंसर है यू यू एस, जिसको आप अपने जो भी आपके पास मैटर है उसे चेक कर सकते हो कि सिग्मा प्लस का जो क्वार्क स्ट्रक्चर है वो यू यू एस होता है, जैसे आप न्यूट्रॉन का रख चुके हो और प्रोटॉन का रख चुके हो। क्वेश्चन नंबर 9 लेता हूँ। अब न्यूट्रॉन की स्कैटर और उससे संबंधित फिजिक्स है इसमें। ये न्यूट्रॉन स्कैटर्स, ये न्यूट्रॉन स्कैटर्स elastically from a heavy nucleus, elastically from a heavy nucleus। आप जानते हो कि न्यूक्लियस की तरफ इसको भेजा गया होगा, न्यूक्लियस के अंदर घुसा नहीं, बल्कि जैसे अल्फा पार्टिकल स्कैटर होते हैं वैसे न्यूट्रॉन स्कैटर करते हुए दिखा रहे हैं, ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। द इनिशियल एंड फाइनल स्टेज ऑफ द न्यूट्रॉन हैव, इनिशियल का मतलब न्यूक्लियस की तरफ जाने की शुरुआत में, और न्यूक्लियस से पूरा बाहर निकल के स्कैटर होने के बाद में। द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, इनिशियल एंड फाइनल states of the neutron have ये समझ लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, एक कोई गया न्यूट्रॉन और ये स्कैटर हुआ, पहले कुछ था और बाद में कुछ है। ये स्कैटरिंग हो गई न्यूट्रॉन की, ये रास्ता तय कर रहा है, और ये न्यूक्लियस हैवी न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस। तो इसमें क्या कंजर्व होता है, हैव द सेम, सेम हैव द सेम, सेम का मतलब कंजर्वेशन लॉ हमको देखना है, क्या समान रहेगा। नंबर 1 एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा। दूसरा एनर्जी और मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम, और तीसरे में लिखा है एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और डी में है लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, बोथ linear and angular
मोमेंटम। आप जो बेसिक घटना स्कैटरिंग की आपके सामने है, स्कैटरिंग में क्या होता है, रास्ता मुड़ जाता है, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। अब जब डायरेक्शन ऑफ मोशन का से संबंधित हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर क्वांटिटी में चेंज आएगा, यानी कि जो हमारा मोमेंटम है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, चाहे मोमेंटम हो चाहे एंगुलर मोमेंटम। जितने भी लीनियर एंगुलर मोमेंटम वाले पॉइंट हैं ये तो चेंज हो ही जाएंगे। सिर्फ एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है जो कि चेंज नहीं होगी, यानी कि जब हैवी न्यूक्लियस से कोई न्यूट्रॉन स्कैटर होता है तो केवल एक ही चीज़ कंजर्व होती है, वो है एनर्जी, या सेम रहती है, दोनों का मतलब एक ही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कंसीडर करते हैं। बहुत ही साधारण घटनाक्रम है, क्योंकि न्यूक्लियस में हो रही है इसलिए आपको डिफिकल्ट लगती है। अगर आप सामान्य सी बात समझ लें कि स्कैटरिंग हो रही है हैवी न्यूक्लियस से एक पार्टिकल की, बस यही न्यूक्लियोफिजिक्स बन जाती है और कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट, ये 2008 डेट में आया है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वार्क मॉडल, फिर एक क्वार्क मॉडल पे क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वार्क मॉडल, क्वार्क मॉडल, के मीसॉन, अभी हम लोग ने सिग्मा हैप्रोन देखा था, के प्लस मीसॉन, के प्लस मीसॉन is composed of the below quark, is composed of the, आप भाषाओं को समझते चलिए, क्वेश्चन में भाषाएं बदल देते हैं सीधे सीधे। of the K plus meson is composed of the below quarks। हमने कहा कि क्वार्क्स जो खास खास पार्टिकल्स के हैं, किन किन क्वार्क से मिलकर बने हैं, ये आप अगर एक नज़र में रखेंगे, नहीं भी रट पाएंगे तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आएगा तो कुछ रटे होंगे, कुछ अपने आप रट जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। ए में लिखा UUD, UC बार, US बार, एस का मतलब स्ट्रेंज होता है, उसका एंटी हो जाता है जब बार लग जाता है, और ये हो गया SU बार। इसका सही आंसर है US बार। ठीक है, अब क्वार्क एंड एंटी स्ट्रेंज पार्टिकल, इनसे मिलकर बना होता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया है, 3 क्वेश्चन हम और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। The following gives a list of pairs. The following gives a list of pairs. A list of pairs. Containing किस से बनी है। पहला लिस्ट में है न्यूक्लियॉन्स, और दूसरी चीज है, सेकंड में है वन ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, वन ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन पूछने का स्टाइल होता है, उससे घबराते हैं बच्चे। अगर सब्जेक्ट सही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फाइंड द पेयर, which is inappropriate, कौन सा inappropriate है। पहला में जो दिया है इन्होंने ए में, इन्होंने एनी दिया है 1020, और इसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है
स्टेबल न्यूक्लियस, स्टेबल न्यूक्लियस। बी में है स्फीयरो, ए स्फीयर, स्पीरियो, स्पेरियोडेल डायल न्यूक्लियस, माने स्पेरिकल न्यूक्लियस हो गया, थोड़ा सा स्पीरियोडेल डायल न्यूक्लियस। और इसकी प्रॉपर्टी लिखी है एन इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट, एन इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट। इसका कहने का मतलब है कि स्फेरिकल तो लिखा नहीं है, माने स्फीयर से थोड़ा सा हट गया तो इस मतलब सिमेट्रिक नहीं रह गया, तो एक क्वाड्रपोल मूवमेंट जरूर आएगा। तीसरा लिखा है सी में, ऑक्सीजन दिया है 8O16 न्यूक्लियस, और सेकंड में लिखा है न्यूक्लियर स्पिन, J बराबर 1/2। तीसरे में लिखा है डी ऑप्शन में, यूरेनियम 238 न्यूक्लियस है, और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी, ये पर न्यूक्लियन नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी, टोटल लिखने की जरूरत नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू 1785 MeV अप्रोक्सीमेटली। देखिए इसमें 10 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है, इसके में न्यूक्लियस होगा, ये बिल्कुल सही है, एप्रोप्रिएट है, इनएप्रोप्रिएट नहीं है। दूसरे में लिखा है कि हम न्यूक्लियस के बारे में भी लिखते समय समझा चुके हैं, तो क्वाड्रपोल मूवमेंट तो आएगा ही आएगा जब भी डिपार्चर होता है स्फेरिकल सिमेट्री से। नेक्स्ट है 8O16 न्यूक्लियस, न्यूक्लियर स्पिन ये होती है, पिछले क्वेश्चंस में हम लोग देख चुके हैं। 8O16 इसको अलग से आप रख लीजिए, ये क्वेश्चन अलग से बन जाता है, ये भी आप रट लीजिए, ये अलग से क्वेश्चन बन जाता है। जब स्पीरियोडियल न्यूक्लियस हो तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट आता है, ये रट लीजिए, अलग से क्वेश्चन बन सकता है। यूरेनियम 238 की टोटल बाइंडिंग एनर्जी लगभग इतनी होती है, ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन है, ये एप्रोप्रिएट वाले पे हम क्रॉस कर दे रहे हैं, हमको इनएप्रोप्रिएट छांटना है, सॉरी इनएप्रोप्रिएट का आंसर है (8O16), चूंकि हमने ये पढ़ी है J इक्वल टू पिछले क्वेश्चंस में 3/2 सही है, लेकिन चूंकि इसने 1/2 लिख दिया है, इसलिए J जो है 1/2 गलत लिखी है। पहले क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं, न्यूक्लियर स्पिन 3/2 निकलती है, यहाँ पर 1/2 लिख दी है, इसलिए ये इनएप्रोप्रिएट है, ऑप्शन सी। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 देख लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन आज का कर लेते हैं, 12 क्वेश्चन। The 4 possible configurations of neutrons, the 4 possible configurations of neutrons in the ground state, of neutrons in the ground state, ये आप जान चुके हैं कि जो न्यूट्रॉन्स
बनाए नहीं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ज़्यादातर इसी के बारे में जानकारी। न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं इनकी 4 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन इन न्यूक्लियस according to the cell model, according to the cell model, cell model से संबंधित ये क्वेश्चन है। cell model and the associated nuclear spin and the associated nuclear spin are listed below, चूज द करेक्ट वन। इसमें 4 दी हुई हैं, इसमें एक सही है। चूज द करेक्ट वन, एक सही है। करेक्ट ढूंढनी है आपकी बात, पिछले वाले में इनकरेक्ट या इनएप्रोप्रिएट ढूंढनी थी। ए में है 1s2 स्क्वायर 1p3/2 रटना है। आप इस समय टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा सीखने का नहीं है। j = 3/2। b में 1s1/2 1s2 होल स्क्वायर 1p3/2, इसमें लगा दिया है पावर 1 एंड j = 3/2 लिख दिया है। डिफरेंस तो ये कर ही दिया है। इसमें c में दिया हुआ है 1s2 पावर 1 कर दिया है और इसमें 1p3/2 में पावर 4 कर दिया है और यहाँ j = ½ लिख दिया है। और d में 1s2 पावर 2 और 1p1/2 लिख दिया है, स्क्वायर लिखा है, j = 1/2 रख लीजिए। इसका सही आंसर है 1s2 स्क्वायर 1p3/2 स्क्वायर j 3/2। इस तरीके से हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हुआ। आप बहुत रिलैक्स माइंड से पढ़ेंगे तो बेटर रिजल्ट आएगा। मेरा यही आपसे एक तरीके से अनुरोध है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके बाद गेट के 10-12 क्वेश्चन और डालूँगा। उसके बाद अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो उसके बाद एक और हम अपने बुक से पार्टिकल फिजिक्स का सोच रहा हूँ और बनाऊँगा। लेकिन उसके पहले हम फिज़िक्स ऑफ नैनो मटेरियल्स का नेक्स्ट वीडियो आपके सामने रखूँगा ताकि वो पेपर भी सही से आपका हो जाए। मैं यही वीडियो ख़त्म करता हूँ।